हेलो एवरीवन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे 26 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स जो कि न्यूज़पेपर से ही यहाँ पर ड्रिवन होंगे। अलॉन्ग विद दैट हमारे जो साथ में उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स होंगे एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ऑल टुगेदर वी विल स्टडी देम। तो आज के जो करंट अफेयर्स होंगे ना वो एक रिपीटेशन है, यू कैन से, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा समझा दूंगी, बट एट द बैक अगर आप देखें तो हमारे पास टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ जरूर पड़ी होती है ना। तो उसकी बैक स्टोरी के लिए आप खुद से वहाँ पे उसे एक बार रीड कर सकते हैं, है ना। सो टाइम एंड अगेन जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो हम थोड़ा सा और डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं, बट देयर इज अ सर्टेन लिमिट दैट वी हैव टू मेंटेन, है ना, कि जहाँ से आपको पता है कि इसके अलावा और कोई क्वेश्चन में भी ना पूछा जाए आपसे। बट अब यूपीएससी क्या पूछता है क्या नहीं, प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा अपने आप में ही अनप्रेडिक्टेबल है। देन इंडियाज टॉप लेंडर एसबीआई आस्क्स रेगुलेटर टू अलाउ बैंक्स टू फंड एक्विजिशंस। ठीक है, तो आज के सोर्स की बात करें अगेन तो द हिंदू से ही सारे के सारे जो न्यूज है वो ली गई है। तो इसके पीछे का एक मेजर आइडिया यहाँ पर यही है कि एसबीआई, क्योंकि वो टॉप लेंडर है, ठीक है, ये टॉप बैंक्स कह सकते हो इंडिया में से, लीडिंग बैंक्स फॉलोड बाय, मतलब आप कह सकते हो एचडीएफसी प्राइवेट सेक्टर में, बट अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें तो एसबीआई इज द लार्जेस्ट बैंक, ठीक है। सो बाय ट्रेड जिस हिसाब से भी हो रहा होता है, ट्रेड भी क्या वहाँ पे अगर आप कह सकते हो बाय वॉल्यूम किस हिसाब से यहाँ पर ऑपरेट किया जा रहा है, या मनी के अकॉर्डिंगली, प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंगली। तो सर्टनली यहाँ पे ना कुछ ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि अब एसबीआई जो है हमारे पास शेड्यूल्ड बैंक है। तो शेड्यूल्ड बैंक का आइडिया क्या होता है कि अब आरबीआई की रेगुलेशंस के अंडर आप बंधे होते हो। सो अब एसबीआई ने ना ये गुहार लगाई है आरबीआई को कि आपने हमारे ऊपर, या इवन की जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं उनके ऊपर यहाँ पर थोड़े से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखे हुए हैं कि वो कोई भी मर्जर या एक्विजिशन होता है किसी भी कंपनी का, कि वहाँ पे आप इस मर्जर या एक्विजिशन के लिए लोन्स प्रोवाइड करने के लिए शेड्यूल्ड बैंक्स को अलाउ नहीं करते हो। सो इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी हमारे पास नॉन एनबीएफसीज बोलते हैं ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होती हैं, वो इसी का फायदा उठाकर क्या करती है, इन्हीं लोन्स को प्रोवाइड कर देती है। एंड एज अ रिजल्ट जो उसके ऊपर इंटरेस्ट, क्योंकि अब एक्विजिशन या मर्जर की अमाउंट होती है तो बहुत बड़ी होती है ना, तो उससे लोन्स के थ्रू अब देने के बाद एनबीएफसी जो है वो पैसा कमा लेती है इंटरेस्ट के थ्रू, जो कि अब शेड्यूल बैंक्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब आरबीआई की रेगुलेशंस उसके ऊपर बहुत ज़्यादा है। सो उन्होंने यही रिक्वेस्ट किया है कि आप इस चीज़ को अलाउ किया जा सके, कि हम भी इस चीज़ के अंदर घुसना चाहते हैं, आप कह सकते हो कि इस चीज़ के लिए या इस डोमेन में एंटर करना चाहते हैं, है ना। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट क्वेश्चन देख लेते हैं। द नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स हैज अ लिमिटेड बिजनेस, पहली स्टेटमेंट कह रही है। सेकंड, कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक इज अ शेड्यूल्ड बैंक, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन, ठीक है। तो शेड्यूल्ड बैंक्स जो होते हैं ना वो आरबीआई के अंडर आते हैं कंप्लीटली, है ना। तो अब उसके पास जितने भी फंक्शंस होते हैं एक नॉर्मल कमर्शियल बैंक जो करता है कि लोन्स दे सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो डिपॉजिट्स, एंड मल्टीपल आप अपने जो है ब्रांचेस खोल सकते हो विद रिस्पेक्ट टू सर्टन थिंग्स, है ना। तो अब नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स जो है वो कंप्लीटली बैंक नहीं होते, वो आरबीआई की गाइडलाइन से हल्का सा, मतलब आप कह सकते हो रेगुलेट होते हैं, बाकी वो पूरी तरह से एक बैंक का, आप क्या कहो कि पेड अप कैपिटल जो स्टार्टिंग के लिए बैंक शुरू होना चाहिए, नंबर ऑफ ब्रांचेस की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कंप्लीटली एज अ बैंक फंक्शन यहाँ पर नहीं कर सकते। तो एज अ रिजल्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसमें जो आरबीआई से अब कमर्शियल बैंक को हेल्प मिलती है, जो कि शेड्यूल्ड बैंक्स भी होते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर अब नहीं मिल सकती नॉन शेड्यूल्ड बैंक को, ठीक है। सो लिमिटेड बिजनेस में ही रह जाते हैं, ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते, तो छोटे मोटे बैंक जो है वो इसके अंडर काउंट होते हैं। सेकंड, कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक शेड्यूल्ड बैंक नहीं है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक है। तो ये आपको लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई है कि कौन से शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी एंड पब्लिक सेक्टर में भी, राइट। नेक्स्ट है कि आरबीआई ऑफर्स टू बैक टैरिफ हिट सेक्टर्स। तो आरबीआई अब डायरेक्टली जो है टैरिफ जो हिट सेक्टर्स के अकॉर्डिंगली, अगर मैं इसका कॉन्टेक्स्ट आपको बताऊं तो अमेरिका के साथ जो हमारी डील चल रही है यूएसए के साथ, ठीक है, 50% का जो टैरिफ लगा है। सो अब उसके अंदर ना एक और डेवलपमेंट यहाँ पर हुई है जो उस न्यूज ने आपको बताया कि 45% ऑफ द एक्सपोर्टेड आइटम्स है ना वो इस 50% टैरिफ लिस्ट के बाहर है, ठीक है। तो जो बाकी 55% है ना, जिसमें मेजरली टेक्सटाइल्स हो गया जो इंपैक्ट हो रहा है, तो उसके लिए आरबीआई सिंह कि हम मॉनेटरी पॉलिसी को उस हिसाब से, क्योंकि अब आरबीआई डायरेक्टली जो है वो रेगुलेट नहीं कर सकता या डायरेक्टली पैसा नहीं दे सकता है ना, क्योंकि वो बैंकर्स बैंक है। तो एज अ रिजल्ट अब वो क्या करेगा कि वो बोलते हैं कि हम मॉनेटरी पॉलिसी को उस हिसाब से एडजस्ट कर देंगे, जैसे हमने पहले किया था कि 100 बेसिस पॉइंट से हमने रेपो रेट को कम कर दिया ताकि अवेलेबिलिटी जो है मार्केट में पैसे की वो बढ़ जाए। सो एज अ रिजल्ट जो एमएसएमईज हैं, ठीक है, उनके डेवलपमेंट के लिए उन्होंने बोला कि जो भी अब इस 55% के अंदर टैरिफ रेट के अंडर फॉल करती है कंपनीज, उनके लिए अगर कोई भी रिक्वायरमेंट होती है विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंसिंग, ठीक है, तो हम मॉनेटरी पॉलिसी को उस हिसाब से एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि वी जस्ट वांट कि हमारी जो
डोमेस्टिक मार्केट है, या उन्होंने बोला कि एक सजेशन है हमारी तरफ से कि जो डोमेस्टिक मार्केट है, जो पैसा है, मनी है, रेगुलेशन इन द डोमेस्टिक मार्केट एटलीस्ट आपको उसके अकॉर्डिंगली भी बिजनेस यहाँ पर करना चाहिए कि खुद की कंट्री में डेवलपमेंट जो है करनी है, एमएसएमईज को इस हिसाब से इस्टेब्लिश करना है कि हमारी जो कंपनी है, कि कंपनी क्या कंट्री है, कि उसकी वैल्यूएशन जो है, आप कह सकते हो कि पैसा रुपीज का जो अब प्राइस है या वैल्यूएशन है वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाए। ठीक है, सो उसी के अकॉर्डिंगली अब इसके पीछे के रीजंस क्या क्या है। रुपी की जब हम कहते हैं कि अप्रिसिएशन होगी तो एज अ रिजल्ट हमें कोई एक्सपोर्टर की तरह यहाँ पर देखें लोग, या मैन्युफैक्चरर की तरह यहाँ पर लोग देखें, तो ऑटोमेटिकली जो लोग हैं या इवन की यूएसए जो है दे विल बी बाउंड टू इन्वेस्ट इन इंडिया, क्योंकि मोस्टली अब एक एक्स्ट्रा चीज मैंने आपको पहले ही बताई है जो यूएसए में यहाँ पर अवेलेबल कभी नहीं हो सकती, दैट इज चीप लेबर। सो अब उसी के लिए बोला है कि थोड़ा स्ट्रेटेजिकली काम करने की जरूरत है, सरकार जो है जल्दी से रीनेगोशिएट करे, एंड ऑटोमेटिकली हमारा अभी ऐसे जो टैरिफ डील है वो किस किस के साथ चल रही है, मालदीव्स, मॉरिशस, इंडोनेशिया एंड यूएई के साथ ऑलरेडी चल रहे हैं, तो वहाँ पे आरबीआई ऑल्सो इज हेल्पिंग अगर रिक्वायरमेंट होती है तो ये आपकी न्यूज़ है, बेसिक से आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। देन विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ आरबीआई? Manager of foreign exchange, monetary authority, regulator and supervisor of payment and settlement systems, D, none of the above। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके पास ऑलरेडी पता ही होता है, हम ये सारे बेसिक्स में पढ़ते हैं, सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू योर बेसिक्स। यहाँ पे आपके एनसीईआरटी भी हेल्प करती है, बस जो टर्म्स है ना उनका नाम चेंज कर दिया है यहाँ पे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि आप कह सकते हो कि जो बैंकिंग लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर रख दिया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। तो आरबीआई की ही साइड से ये आपको मेन फंक्शंस बताए गए हैं कि मॉनेटरी अथॉरिटी है, मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करती है, ठीक है, रेगुलेट करती है, सुपरवाइज करती है फाइनेंशियल सिस्टम को, ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सर्टन अब जो इंस्ट्रूमेंट्स उनके पास अवेलेबल होते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस के लिए। देन मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हमें पता है कि गोल्ड आरबीआई अपना भी रखता है, देन दूसरे कंट्रीज में भी रखता है। सो फॉरेन एक्सचेंज के लिए भी अगर आप देखें, वैल्यूएशन एप्रिसिएशन करनी है, डेप्रिसिएशन करनी है, डिवैल्यूएशन करनी है, किसी भी कई बार इंटेंशनली डिवैल्यूएशन करते हैं हम किसी भी करेंसी के, है ना, जैसे अभी हमने रिसेंटली डॉलर के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया था। इशुअर ऑफ द करेंसी, है ना, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रॉयज करेंसी नोट्स एज वेल, पुट्स इनटू सर्कुलेशन कॉइन्स मिंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, सर्कुलेशन का काम भी करेंसी का मेजरली हम देखें आरबीआई का ही होता है। डेवलपमेंटल रोल क्या है? वाइड रेंज ऑफ प्रमोशनल फंक्शंस जो कि नेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर होते हैं। देन रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। देन रिलेटेड फंक्शन देखें तो बैंकर्स टू द गवर्नमेंट एंड बैंकर्स ऑफ द बैंक, ठीक है, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ते हैं। देन नेक्स्ट, फार्मर्स फेयर रिमूविंग कॉटन इंपोर्ट ड्यूटी विल हार्म प्राइसेस। सो अब ये कॉन्टेक्स्ट इसका अगेन यूएसए के साथ है, जो हमारी टैरिफ डील चल रही है, यूएसए से भी हम कॉटन जो है वो इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब यूएसए का जो कॉटन की क्वालिटी है, यू कैन से इट इज मच बेटर, ठीक है, तो उसको आगे मैं आपको बताऊंगी भी क्वेश्चन के थ्रू कि कैसे है ना। तो अब इंपोर्ट ड्यूटी इंडिया ने भी यहाँ पर लगाई हुई है, तो अराउंड आप लगा लीजिए कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको हटाने की बात की जा रही है, रिमूव करने की बात की जा रही है। सो अब उससे क्या होगा, लोकल जो इंडिया में यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो इंडिया में प्रोड्यूसर्स हैं उसी कॉटन के या उसी के अलाइड सेक्टर्स के साथ है कॉटन के, है ना, तो उनके ऊपर हार्म आने के चांसेस हैं, ठीक है। एंड एक स्पेशल फैक्ट आपको यहाँ पर बताया गया कि यूएस की गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज हैं विद रिस्पेक्ट टू कॉटन वो 12% ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉटन रहती है, वेराज इंडिया के केस में यहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट 2.37% ही रहती है, जिस वजह से कॉटन का जो सेक्टर है वो इतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कितना ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो सकती है, ठीक है। सो अब कुड नॉट कम्पीट, तो अब इंडिया के साथ अगर वो आप कह सकते हो कि वो टैरिफ्स हटा दिए जाए या इंपोर्ट ड्यूटी अगर वो हट जाती है, तो इट विल नॉट बी एबल टू कम्पीट विद द लार्ज इंडस्ट्रियल कॉटन फार्मर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, जो कि हिस्टोरिकली मैसिव गवर्नमेंट सब्सिडीज के अंडर ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो द फार्मर्स, डोमेस्टिक फार्मर्स आर फेयरिंग कि अगर ये सब्सिडीज हटा दी जाए, इंपोर्ट ड्यूटी, सब्सिडीज तो नहीं, इंपोर्ट ड्यूटी अगर वो हटा दी जाए तो हमारे ऊपर डेट्रीमेंटल इंपैक्ट इसका पड़ेगा। तो अब सवाल देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग, कॉटन इज अ सेमी ज़ेरोफाइट क्रॉप। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है कि एशियाटिक कॉटन इज जनरली डाइप्लॉइड, सो विच ऑफ द स्टेटमेंट अबव इज और आर करेक्ट? करेक्ट आंसर है कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं, ठीक है। अब सेमी ज़ेरोफिटिक क्रॉप का मतलब क्या हुआ? ज़ेरोफाइट क्या होता है? कैक्टस का एग्जांपल लेते हैं ना, ज़ेरोफाइट्स, ज़ेरो मतलब पानी से रिलेटेड हम यहाँ पर देखते हैं कि जिनको पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती यहाँ पे ग्रो करने के लिए, डेजर्ट वाले एरियाज में जो ग्रो करते हैं, तो सेमी डेजर्ट वाला रीजन या सेमी एरिड रीजन के अंदर क्रॉप ज्यादा यहाँ पर कॉटन की उग सकती है ना। सो अब सेकंड हमारे पास है कि एशियाटिक कॉटन इज जनरली डाइप्लॉइड, तो डाइप्लॉइड, ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स अगर आप देखेंगे ना तो इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो एनसीईआरटी से ली गई है, ठीक है। तो डाइप्लॉइड का एक बेसिक मतलब होता है कि एक तो 2 सेट ऑफ न्यूक्लियस होते हैं, 2 सेट भी नहीं, 2 न्यूक्लियस होते हैं,
ठीक है, एंड 2 ही यहां पर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो ये अब स्पेसिफिकेशन है विद रिस्पेक्ट टू कॉटन, बट अब व्हाट मेक्स यूएसए का कॉटन इवन मोर बेटर, ठीक है, उसके पीछे का रीजन हमारे पास यही है कि जो अब कॉटन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो यूएसए का है हमारे पास कॉटन, उसके अकॉर्डिंगली जो टेट्राप्लॉइड उनके पास स्पीशीज हैं, 2 स्पीशीज जो कि मेजरली ग्रो की जाती है यूएसए के अंदर, वो टेट्राप्लॉइड है। टेट्रा मतलब 3 न्यूक्लियसेस, ठीक है, एंड 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे उनके पास अवेलेबल रहते हैं। तो उसका आप कह सकते हो कि प्रोसेसिंग के बाद जो कॉटन के रेशे या फाइबर जिनको हम बोलते हैं, उनका जो प्रोसेसिंग है, उनके बाद जो क्लॉथ बन के आता है, उनकी क्वालिटी फार बेटर होती है। एक रीजन ये भी है कि एशियन मार्केट कॉटन के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर आप देखोगे कि वो ज्यादा नहीं चल पाती। देन अगर हम देखें तो कॉटन जो है एक सेमी ज़ेरोफाइट है, यानी कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंडीशंस में ही होती है। मिनिमम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड होता है फॉर बेटर जर्मिनेशन एंड फील्ड कंडीशंस। सो उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर इसे हम विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, सॉइल की रिक्वायरमेंट, या जहां पे ग्रो की जाती है, इसे हम सेमी ज़ेरोफिटिक क्रॉप भी बोलते हैं। सो माइंडेड, ये रिमेंबर, यू नीड टू रिमेंबर दिस, ठीक है। अब यहाँ पर ना आपको स्पेसिफिकली 4 तरह की कॉटन की स्पीशीज जो कि कल्टीवेट की जाती है उसके बारे में बताया गया है। 1-2 लाइन्स ही हैं, बट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये आर्टिकल जो है ये भी कहता है कि चारों के चारों इंडिया में ऑलरेडी ग्रो किए जाते हैं, बट कौन सा लार्ज स्केल पे किस हिसाब से ग्रो किया जाता है, दैट वेरीज, है ना। देन जनरल द्विवेदी होल्ड्स डिफेंस स्टॉक्स इन अल्जीरिया। यहाँ पे हमने और कुछ नहीं पढ़ना, हमने यहाँ पर देखना है कि मागरेब सहेल रीजन ऑफ अफ्रीका क्या है, ठीक है। अब मिलिट्री इक्विपमेंट को लेकर न्यू दिल्ली कंसिडर कर रहा है कि मॉडर्नाइजेशन, ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस नीड्स जो है मागरेब सहेल रीजन में कर सके। तो ऑल टुगेदर जियोपॉलिटिकली ये बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड एरिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूंगी। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्री अंडर द सहेल रीजन, ठीक है। नाइजर, चाड, सेनेगल, टूनिशिया। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, टूनिशिया, क्योंकि टूनिशिया जो है अगर आप देखें वो मागरेब रीजन के अंदर आता है। तो दीज सेट ऑफ कंट्रीज ना आप कह सकते हो कि इनका आपस में डिस्प्यूट रहता है, एंड स्पेसिफिकली यहाँ पर डिस्प्यूट किसका है, मोरक्को का डिस्प्यूट, या मेजरली अगर आप देखें कि मोरक्को का भी डिस्प्यूट चल रहा है, बट उसके अलावा अगर हम देखें तो अल्जीरिया का यहाँ पर मोरक्को के साथ जनरली डिस्प्यूट चलता रहता है। एंड अगर आप देखें तो इसके पीछे का रीजन यहाँ पर क्या है कि जो था डेजर्ट कह रही, सहारा डेजर्ट की बात कर रहे हैं, सहारा डेजर्ट का कुछ ऐसा एरिया है जिनके बीच में इनका आपस में डिस्प्यूट रहता है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज है कि सिंस अब हमें यह भी पता है कि ये अफ्रीकन नेशंस है, तो इनकी डेवलपमेंट में जितना पैसा लगेगा, ठीक है, उससे आपकी एक तो गुडविल पूरे वर्ल्ड वाइड यहाँ पर लगती है ना, गुडविल आपकी नजर आती है पूरी इंडिया में क्या इवन की वर्ल्ड में, है ना। तो गुडविल इज व्हाट पीपल बाय, एंड पॉलिटिकली एक्टिव क्यों है, क्योंकि यूरोप का यहाँ पर इंटरवेंशन बहुत ज्यादा शुरू से रहा है, ठीक है, बीट फ्रांस, बीट इटली, बीट यूएसए, है ना। तो धीरे धीरे करके अगर आप देखें कि जो मिलिट्री एड भी मिल रही थी कुछ कंट्रीज को यूएसए की तरफ से, वो भी रिट्रीट की जा रही है। तो एंड साइमल्टेनियसली अगर आप देखोगे कि यहाँ पे रशिया का इंटरेस्ट भी बनता जा रहा है, एंड देन अगर आप देखें तो अभी ऑनगोइंग जो हमारा रशिया यूक्रेन का वॉर है उसके अकॉर्डिंगली अब यूएसए इज आल्सो फेयरिंग, नेटो का जो वो कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो ये बहुत ज्यादा ना इंटरमिंगल होकर सारी सिचुएशन चल रही है। तो अब सहेल रीजन एंड मागरेब रीजन जो है एक इंपॉर्टेंट प्लेस विद रिस्पेक्ट टू अगर आप अपना डिफेंस अलाई बनाना चाहते हो, क्योंकि इस एरिया के अंदर ये दोनों जो रीजन हैं इसके अंदर जो है बहुत साइमल्टेनियसली ना यहाँ पे एलाइज चेंज होते रहते हैं, ठीक है। एक आप कह सकते हो एक दिन कोई और एलाय है, दूसरा कोई और एलाय है जिसने ज्यादा पैसा दे दिया, विद रिस्पेक्ट टू दैट यहाँ पर चेंज होते रहते हैं वो सारी चीजें, है ना। तो बहुत ज्यादा जियोपॉलिटिकली एक्टिव है, तो मे भी हो सकता है इस पर कोई डिटेल वीडियो बनाई जा सके, तो इट यू नो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो वो जरूर मैं बनाने की कोशिश यहाँ पर करूंगी। देन स्टेल्थ फ्रिगेट्स उदयगिरी हिमगिरी टू ज्वाइन नेवी टुडे। ऑलरेडी हम मल्टीपल टाइम्स उदयगिरी, हिमगिरी, फ्रिगेट्स, ठीक है, प्रोजेक्ट 17A बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे, इन केस अगर आपको पॉइंटर्स नहीं पता है, टेलीग्राम ग्रुप पे जाओगे, वहां पे आपको जो 2 महीने की कंपाइल्ड पीडीएफ्स दी गई हैं, वहां पे जाकर आप सर्च कर सकते हो उदयगिरी एंड हिमगिरी के बारे में,
ठीक है। तो अब फाइनली हमारे पास अपडेशन यही है कि उन्होंने नेवी को यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। आप कह सकते हो कि कमीशन की जाएंगी वो। स्टेल्थ फ्रिगेट्स है, फ्रिगेट्स छोटी शिप्स होती है। स्टेल्थ फ्रिगेट का मतलब कि ये टॉर्पीडोज जो है उसको लॉन्च कर सकती है, या आप कह सकते हो कि इनके पास डिफेंस कैपेबिलिटी है। एंड INS विक्रांत जैसी जो बड़ी शिप्स हैं उनके साथ उनका जो कुनबा चलता है 15 से 20 फ्रिगेट्स को, उनमें से किसी एक को ज्वाइन करेगी। प्रोजेक्ट 17A का ये पार्ट है। तो ऑल टुगेदर अगर हम देखें तो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रंट्स जो हैं हमारे विद रिस्पेक्ट टू द कोस्टल रीजन्स या इंडियन ओशन रीजन आ गया, अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल रीजन्स में इनको कमीशन किया जाएगा बेसिक। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन्हें क्या कहा है, अगर हम यहाँ पे देखें कि उदयगिरी की जब हम बात करें तो फास्टेस्ट ऑफ हर क्लास टू बी डिलीवर्ड आफ्टर लॉन्च, ये एक स्पेसिफिक फैक्ट यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, दोनों की दोनों फ्रिगेट्स यानी कि हिमगिरी और उदयगिरी, इसके बारे में हमने कोडॉग के बारे में बात भी की थी लास्ट टाइम कि कंबाइंड डीजल और गैस प्रोपल्शन सिस्टम है कि सर्टन टाइम्स पे आप इसको गैस पे भी ऑपरेट कर सकते हो या आप डीजल ऑपरेटेड जो है इंजन मेजरली ये रहता है। कोडॉग इसको बोलते हैं। इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एंड इंडिया मेड वेपन्स एंड सेंसर्स इसके अंदर अवेलेबल है। 75% इंडिजिनस प्रोडक्ट्स यानी कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर ये आता है। ठीक है, MSMEs में शिप्स एम्बॉडी द विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत। ऑल टुगेदर अगर हम देखें क्वेश्चन, हिमगिरी एंड उदयगिरी आर डिजाइंड फॉर ब्राउन वाटर कंडीशंस, पहली स्टेटमेंट। सेकेंड, उदयगिरी's armament includes BrahMos supersonic anti-ship missiles, Barak 8 surface to air missiles. Which of the statements above is or are correct? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड स्टेटमेंट सिर्फ करेक्ट है। ठीक है, तो ये ब्राउन वाटर कंडीशंस एंड देन एक्चुअली में ब्लू वाटर कंडीशंस, ये दो ऐसी नेवी रिलेटेड या डिफेंस रिलेटेड टर्म्स होती हैं। ब्लू वाटर कंडीशंस का मतलब कि डीप सी ऑपरेशंस के लिए इसे बनाया गया है। ठीक है, देन ब्राउन वाटर कंडीशंस का एक बेसिक सा मतलब यहां पर यही होता है कि इन्हें कोस्टल रीजन्स के आसपास ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, बल्कि जब हम हिमगिरी एंड उदयगिरी की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो INS विक्रांत के साथ या बड़ी शिप्स के साथ यहाँ पे ऑपरेट करेगी, तो बड़ी शिप्स जो हर एक पोर्ट पे या कोस्टल रीजन पे ऑपरेट नहीं कर सकती क्योंकि शैलो वाटर्स होते हैं हमारे कोस्टल रीजन्स पे। ठीक है, सो विद रिस्पेक्ट टू दैट ये डीप सी ऑपरेशंस के लिए यहाँ पे प्लान की गई है, इंडियन ओशन रीजन के लिए, अरेबियन सी के लिए। ठीक है, सो ऑल टुगेदर अगर हम इसे देखें तो ब्लू वाटर कंडीशंस में ऑपरेट करेंगी हिमगिरी एंड उदयगिरी। ठीक है, कोस्टल रीजन्स के लिए नहीं है, डीप सी ऑपरेशंस के लिए है। ये एक एडिशनल फैक्ट आपके लिए आ गया। ठीक है, तो बाकी आप इन डिटेल उदयगिरी के बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देन इंडिया फिजी कॉल फॉर ओपन इंडो पैसिफिक रीजन, तो ये आपके लाइट रीडिंग के लिए है। ठीक है, फिजी कहाँ पे है, बॉर्डरिंग नेशन है भी कोई नहीं, आइलैंड नेशन है, सब कुछ यहाँ पर आप खुद से पढ़ेंगे। मैप्स एक बार देख लेना और इसको एक बार लाइट रीडिंग दे देना ताकि आप अपनी जब कहानी शुरुआत कर रहे हो, क्योंकि फिजी जो है पहली बार यहाँ पर हम देख रहे हैं जब से हमने लेक्चर्स लेने शुरू किए हैं, तो फिजी के रिस्पेक्ट में आप पढ़ेंगे। आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए यहाँ पे कि आप मैप देखोगे। सेकंड स्टेप आपका क्या होना चाहिए कि आप इसी की कहानी के बेसिस पे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं उस पे बिल्डअप करना शुरू करोगे। पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 टेररिज्म के रिगार्डिंग बात हो रही है। अच्छा, कि टेररिज्म का फिजी के साथ क्या रिलेशन है, थोड़ा सा इसके ऊपर पढ़ लेते हैं ताकि आपको वो याद रहे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइम पे जब आपको ये न्यूज मिले तो विद रिस्पेक्ट टू दैट आपको कुछ कुछ चीजें एटलीस्ट याद हो। देन ये रिपीटेटिव न्यूज, व्हाट डज द न्यू ऑनलाइन गेमिंग एक्ट आउटलाइन, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। एंड अगर आपने संडे 10 PM वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, तो ये सारी चीजें ना आपको इन डिटेल वहां पर 15 से 20 मिनट्स में एक्सप्लेन कर दी गई है। क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, सरकार क्या चाहती थी, क्या WHO का डेटा कहता है। ठीक है, वो सारी चीजें जो कि यहाँ पे मेंशन की गई हैं वो सब आपको बता दी गई थी। ठीक है, तो अब एक बार आप वीडियो देखना चाहते हो वीडियो देख सकते हो, अदरवाइज अगर आपको आर्टिकल पढ़ना आप एक बार आर्टिकल को भी गो थ्रू कर सकते हो, रेपिटेशन ही है। सो इंडोनेशिया लॉन्चेस एनुअल US लेड मिलिट्री एक्सरसाइज विद इंडो पैसिफिक एलाइज। तो पहले आप ये देखोगे कि इंडो पैसिफिक रीजन कौन सी आती है, उसमें एलाइज कौन सी कंट्रीज को इंडोनेशिया यहाँ पे कंसिडर कर रहा है, USA इसको लीड कर रहा है, तो कितनी कंट्रीज इसका पार्ट बन रही है, ये आपको न्यूज में ही दिया गया है। ठीक है, सो अब इसके पीछे का रीजन क्या है कि क्यों कर रहे हैं, तो ये एनुअली अगर कंडक्ट हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, कि अब ये क्या सारे के सारे नेशंस जो हैं वो रशिया को कॉम्बैट करने के लिए यहाँ पर एक टीमिंग अप कर रहे हैं कि नहीं, या चाइना के कॉन्टेक्स्ट में ये चल रहा है। ठीक है, तो वो अब आप पढ़ के बताओगे, मैं नहीं बता रही आपको कि चाइना या रशिया यहाँ पे। ठीक है, तो आप पढ़ लेना एक बार, इसको लाइट रीडिंग दे देना, कुछ ज्यादा इसके अंदर नहीं है, या आप हाईलाइटेड पोर्शन यहाँ पर पढ़ सकते हो।
राइट। तो कोई भी डाउट होता है ना तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। सो इन केस इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी वी हैव एन ऑनगोइंग बैच फॉर यू। डिटेल्स आपको इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एंड अगर आपको कोई भी बैच की इंक्वायरी करनी होती है तो टोल फ्री नंबर आपके पास गिवन है 1800-890-3043, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं sleepy.classes@gmail.com। तो सेम गोज फॉर द टेस्ट सीरीज 2026 की। अगर हम देखें प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, वो भी अवेलेबल है आपके पास। कोई भी इंक्वायरी है तो आप टोल फ्री नंबर पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। एंड कोई अगेन डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स तो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल रहता ही है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच।